बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास के सेंटअप एग्जाम का जो एक दो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, यानी हेलो गाइस। अरे बंद करो। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। यू हम लोग का यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना बच्चों। कहाँ तक कल क्वेश्चन पहुंचे थे हम लोग? 93 तक है। बताइए बच्चों, 93 में क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि 37 और 45 का समानांतर माध्य क्या होता है। तो समानांतर माध्य निकालने के लिए बच्चों दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याओं को जोड़कर इसमें जानते हो कितना से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए। यानी 37 प्लस 45 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 2। यही होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का। ये अर्थमेटिक मीन होता है, इसका हिंदी होता है समानांतर माध्य। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दिया जाता है तो समानांतर माध्य निकल जाएगा बच्चों। 7 5 12 के 2, 4 3 7 1 8, 2 से भागा 2 दे दोगे, 2 चौके 8, 2 कम 2, यानी 41 आ जाएगा। ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला यहाँ पे दिया है, किसी एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। कहाँ गया जी? हम्म, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग का स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है 94 नंबर में कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 28 है तथा बहुलक 16 है। तो ये माध्य बराबर जानते हो कितना दिया हुआ है? माध्य बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 28, और आप लोग का बहुलक बराबर कितना दे दिया है बच्चों? 16। ठीक है, बहुलक बराबर 16। अब इसमें कह रहा है कि बच्चों माध्यिका निकाले, तो इसका एक छोटा सा सूत्र होता है जिसको याद रखना बच्चों। 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका बराबर, आपका जानते हो क्या होता है बच्चों? 3 गुने माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका, जे 3 गुने माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य प्लस 1 गुने बहुलक। ये याद रखना, ये ट्रिक होता है। 3 2 1, 3 2 1 का ट्रिक याद रखना। 3 गुने माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य प्लस 1 गुने बहुलक। तो 2 गुने माध्य का मतलब हो जाएगा 2 गुने 28, और प्लस में बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 16।
और 3 गुने माध्यिका को हम m ले लेंगे और 3 इधर गुना इधर आएगा तो भागा। 28 दूना 56 और 56 में 16 जोड़ दोगे तो 6 6 12 का 2 5 1 6 1 7 और बटा में 3, ये जाएगा 3 दूना के 6 3 चौका 12 यानी 24 आप लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया बच्चों माध्यिका और बहुलक की कहानी। ठीक है, उसके बाद कर रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य नहीं है बच्चों। तो माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, मानक विचलन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये 33 नंबर हो गया। अगला हम लोग चलेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि इसका बहुलक क्या है, 7 8 इतना का बहुलक क्या है। तो इसमें देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो हमको लग रहा है 9 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है। इसको जानते हो कैसे सजाते हैं, ऐसे सजाते हैं 3 कमा 4 कमा 5, उसके बाद 7 2 बार, उसके बाद बच्चों 8 2 बार, ठीक है, और 9 3 बार आया है। तो जिस संख्या जितनी बार आता है, जो संख्या बार बार रिपीट होगा, उसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या ही आपका बहुलक होगा। तो 9 आपका बहुलक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वही आपका बहुलक हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखकर चलेंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता मान अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना। यानी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है तो अधिकतम मान 1 होता है। अधिकतम मान मतलब अधिकतम मान इसी को कहा जाता है संभव, सॉरी ये संभव, संभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना की प्रायिकता या अधिकतम मान, और उसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता या न्यूनतम मान, ये आपका 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, कह रहा है दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो या तो दोनों पर हेड हेड होगा, पहली घटना होगी। दोनों दोनों पर, एक पर हेड होगा तो दूसरे पर टेल होगा। यदि पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर हेड होगा, और नहीं तो दोनों पर टेल टेल होगा। यानी टोटल घटना कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। यानी दो संख्याओं, दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो या तो दोनों पर हेड हेड आएगा, ये पहली घटना है, और नहीं तो पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आएगा तो ये दूसरी घटना है, और नहीं तो पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आएगा तो ये तीसरी घटना है, और नहीं तो दोनों पर टेल टेल आएगा तो ये चौथी घटना है। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया बच्चों। चलिए अब लास्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। कह रहा है यदि किसी प्रायिकता का मान 0.07 है तो प्रायिकता होने की घटना को पी कहते हैं और नहीं होने की घटना को पी डैश कहते हैं। ठीक है, और होने की घटना नहीं होने की घटना दोनों को जोड़ने पर एक आता है। तो ये सूत्र होता है पी प्लस पीई डैश का मान, मतलब एक होने की घटना और एक नहीं होने की घटना दोनों का मान एक होता है। तो यहाँ पे अगर 0.07 रखोगे तो पीई डैश का मान जानते हो कितना हो जाएगा। पीई डैश का मान बराबर 1, और 0.07 इधर प्लस है इधर गया तो माइनस, तो पीई डैश का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.07। ठीक है, तो पी डैश का मान कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल आप लोग का फाइनली पी डैश का मान हो जाएगा और 3, और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 0.0, यानी ये आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 0.93। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करा है, अभी समझाया असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो अभी तो समझा के आए हैं, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, आप लोग का पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब बताओ बच्चों, अब क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या जी। हाँ भैया। तो अब हम लोग चले लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पर, कि खाली ऑब्जेक्टिव ही रहने दे, बोलिए रहे दे भैया। लीला।
क्या कर रही है? अब पर्सनाली बनवाया जाए तो कि? फिर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा से क्वेश्चन करवा दी। करवा दें कलीला बोल। जी। करवा दें, चलो करवा रहे हैं बेटा। अच्छा अच्छा है भैया क्वेश्चन। ठीक है, करवा रहे हैं बेटा, रुक जा, करवा दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो बना के रखे हैं, देखें डॉक्यूमेंटवा कहाँ है बेटा, रुक जाओ देख लें दो डॉक्यूमेंटवा कहाँ है। ये इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, फाइलवा कहाँ गया, रुक जाओ खोल रहे हैं उसको, उसमें फाइल डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, यही है। हाँ, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम से, यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम से इतना और इतना का मौसन निकालना है आप लोग को। ठीक है बच्चों, इतना और इतना का आप लोग को मौसन निकालना है। तो कैसे निकालोगे जरा बताओ तो हमको, निकाल सकते हो आप लोग बेटा, बोलिए। यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम से देखिए बच्चों इतना इतना का मौसन निकालना है, तो जानते हो कुछ मत करना, इसमें भागा देने का एक तरीका होता है, जिसको आप लोग ऐसे भागा देते चले जाना। ठीक है, भागा दोगे उस हिसाब से, तो ये आप लोग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, खुल गया बेटा, खुल गया। देखिए यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है बच्चों, कितना कितना का मौसम निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, 252 और 1540 का मौसम निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, ध्यान देना। डायरेक्ट ऐसे 252 से भागा देना 1540 में, कितना बार में जाएगा बच्चों, बोलिए तो। हमको लग रहा है कि 6 दूना के 12 के 0, 6 5 30 1 31 के 1, 6 दूना 6 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 के 2, 6 5 30 1 31 के 1, और 6 दूना 12 3 15, यही ना होगा। कट जाएगा बच्चों, ऊपर से क्या उतरेगा बच्चों, 10 में से 2 गया 8, चाहे 2 में से 1 गया 3। ठीक है, तब यहाँ पर तुम इसको साइड में करना, इस कैलकुलेशन को तुम साइड में करना, और ऐसे लिखना यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम से, डायरेक्ट ऐसे लिखना, ये आप लोग यहाँ पर करना पेपर में, यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम, यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम के अनुसार भाज्य बराबर 1540 बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे कर देना। ठीक है, फिर लकी भैया, हाँ बोलिए, लकी भैया, बोलिए। यहाँ पर 28 होगा। 28 होगा, हाँ सॉरी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 28 हो जाएगा। चलिए अब 28 से यहाँ पे 252 में लेकर चलेंगे बच्चों, ये आप लोग का कितना बार में जाएगा, 8 8 64 और 9 दूना 18, 9 8 72, 18 और 9 8 72, 9 दूना 18, 9 से लेके जाए देखा जाए तो 9 दूना, सॉरी 9 8 72 के 2, और 9 दूना 18 7 कितना हो जाएगा 25, ये कट जाएगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे 252 बराबर 28 गुने 9 प्लस 0। तो तुम लोग जान गए कि इसका HCF कितना हो गया बच्चों, 28। तो यहाँ पर तुम लोग ऐसे भागा से HCF निकाल लेना कि HCF बराबर 28, लेकिन आंसर में ऐसे सजा के लिख देना बच्चों, अतः इसीलिए एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी भाषा है, एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। इस रूप से अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो इसके लिए आप लोग को ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, टीचर का होना चाहिए,
बिना इसके हेल्प से आप लोग इस चीज को नहीं लिख सकते हो। तो पहले एचसीएफ जिस विधि से निकाला जाता है उस विधि से निकालना, और ऐसे इसको लिखने की कोशिश करना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और जैसे ही कट के जीरो नहीं आए, और जब तक ले जीरो आएगा तब यहाँ का जो 28 होगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यही है बच्चों की कुलिट विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और हम रॉकेट साइंस पर आप लोग को नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हम आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को रटवाना पड़ता है कि माना इसके विपरीत माना कि एक परिमेय संख्या है, या इस परिमेय संख्या बराबर p/q बराबर 1/2। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है बच्चों कि मतलब थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा वेट करिए, आप लोग को जब इसको पढ़ाएंगे तब हम इसको सिद्ध करना आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है, अभी सिखाएंगे तो आप लोग के माथा के ऊपर से फानेगा बच्चों। लैंग्वेज उसमें कुछ रहता है और कुछ नहीं रहता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, केवल लैंग्वेज डालना पड़ता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन वाले इसमें 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं है। तो एक 13/31/25, तो 13/31/25 को हम ऐसे लिखते हैं 13/31/25। इसमें ये हमारा p/q के रूप में हो गया बच्चों। अगर हम q को तोड़ते हैं, अगर आपका q इज इक्वल टू 2 के घात में m गुने 5 के घात में n आ गया, तो दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बच्चों? शांत होगा। अदर कोई संख्या आ गया, यानी q नॉट इक्वल टू 2 के घात में m गुने 5 के घात में n, यानी कोई 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ गई, तो उसका दशमलव प्रसार जानते हो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार ये आपका जानते हो क्या हो जाएगा? अशांत और आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत और आवर्ती। ठीक है बच्चों, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। चलिए तो इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। 3125 को पहले हम लोग कटाते हैं बच्चों। 5 से लेके जाएंगे, 5 छक्का 30, 5 दूना के 10, 50 25। फिर 5 से लेके जाएंगे बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 50 25। फिर 5 से लेके जाएंगे, 5 दूना के 10, 50 25। फिर 5 से लेके जाएंगे, 5 एकम 5, तो सॉरी 50 25, सॉरी 50 25 आ गया, यानी यहाँ पे 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारा, हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? चूंकि q बराबर 5 के घात में 5, 5 के घात में 5 गुने 2 के घात में 0 हो गया है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या हो जाए? शांत हो जाए। ए बंद करो माइक अपना। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? शांत हो जाएगा। तो ये कहानी होती है 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग मतलब समझ रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, और इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। तो कह रहा है कि वो द्विघात बहुपद px का मान ज्ञात करे। तो इसमें कुछ नहीं होता है बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है बच्चों √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है बच्चों 1/3, तो द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो px का मान देखिए कितना आ गया आप लोग का?
बी एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा बच्चों 1 बाई, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये आप लोगों का द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस में 1/3 हो गया। इसको थोड़ा सा कहीं होगा तो भिन्न का जोड़ घटाव करके और भी सिंपल फॉर्म में लिखा होगा पी एक्स बराबर 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, उसके बाद 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ऐसे करके पी एक्स बराबर इस रूप में भी दिया होगा 1/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। वैसे तो आंसर यहीं पे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं अगर आंसर बढ़ाएगा तो ये भी हो सकता है बच्चों आंसर। ठीक है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, चलिए अगले अगर कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में समीकरण इतना के हल निकाले। तो धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय मतलब धन पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्ण यानी +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे कर करके निकालना है आप लोगों को बच्चों। तो देखिए कैसे निकलता है, हम आप लोगों को दिखाते हैं बच्चों, आप लोगों को समझ में आएगा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बच्चों। 2x + 3y बराबर 11 दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर 11, यानी आपको संख्या जो है बाटा में नहीं आना चाहिए और ना ही माइनस में आना चाहिए। एक तो बाटा में नहीं आना चाहिए, ना ही माइनस में आना चाहिए, अब पूर्ण संख्या में आना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 में आना चाहिए। तो देखिए कैसे निकलता है, 3y इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी 2x = 11 माइनस 3y हो गया बच्चों। और 2 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी x बराबर 11 माइनस 3y बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे टेबल बना देते हैं। हाँ, ऐसे बना देते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये x है और ये y है। यहाँ पर अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे बच्चों, यानी यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए x बराबर जानते हो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 इंटू 1/2। तो 11 माइनस कितना हो गया, 3/2, वह 3/2, यानी कितना हो गया बच्चों, 8/2 हो जाएगा बच्चों। x बराबर 2 चौके 8, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, x का मान 4 आ गया। उसी तरह से बच्चों अगर आपने y के जगह पर 2 रखेगा तो y के जगह पर 2 रखिएगा बच्चों, तो आंसर आपका आंसर आपका बटा में आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए, y के जगह पर 2 रखिएगा तो 3 दूना के 6, 11 में से 6 जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, y के जगह पर 3 रखेंगे, यहाँ पे y के जगह पर 3 रखेंगे। ठीक है, तो x = 11 माइनस 3 इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 3 का 9/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जानते हो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा बच्चों, तो आपका जानते हो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा तो 1, तो यहाँ पे 1 आ गया बच्चों। तो इसका मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो होगा वो 4,1 होगा बच्चों, और 1,3 होगा। बंद करो माइक, 1,3 होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1,3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि हम लोगों को धन पूर्णांक संख्याओं में, धन पूर्ण संख्याओं में निकालना था। पूर्ण संख्या मतलब जो संख्याएं बटा में नहीं हो और प्लस में वो धनात्मक हो। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद कोई भी मान रखोगे बच्चों तो बटा में माना जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, बटा में माना जाएगा, और उसके बाद अदर कोई मान रखोगे तो निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग चेक करके देख लीजिए। मान लीजिए 5 रखिएगा यहाँ पे, तो पंक्तियाँ ही 15, 11 में से 15 जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो धन पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों, धन होना चाहिए यानी धनात्मक होना चाहिए। आप पूर्ण संख्या होने के मतलब वो 0 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यही इतना आंसर आ सकता है बच्चों इसका, और कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा बच्चों। चलिए अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन छूट गया क्या जी पीछे। 5 उसके बाद है 7, हाँ 6 है। कह रहा है बच्चों यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो देखिए बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए बच्चों हाँ चलिए यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 7, यानी 2x प्लस वाई बराबर 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। 2x प्लस वाई बराबर 7 और यहाँ पे 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। किसी भी समीकरण से उठाकर किसी दूसरे समीकरण में आप लोग मान रख देते हो तो आंसर आ जाता है। तो हम लिखते हैं बच्चों समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, यानी समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। 1 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 3y इधर प्लस इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी 4x इज इक्वल टू 3y माइनस 1। 4 इधर मल्टीप्लाई है इधर आ जाएगा तो भागा, तो x बराबर 3y माइनस 1/4 हो गया। इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3। ऐसी इक्वेशन 3 को जानते हो किस में रख देते हैं बच्चों, इक्वेशन 3 को हम रख देंगे बच्चों इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखेंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 है। यहाँ पे x के जगह पर रख देंगे 2 इंटू 3y माइनस 1/4 प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, तभी भी यहाँ हमारा 3y माइनस 1/2 प्लस वाई अब बटा में कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 3y माइनस 1 प्लस में 1 से 2 2 बार में जाएगा तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7। 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा बच्चों, 3y प्लस 2y जानते हो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2y इज इक्वल 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 7 दूना के 14। 1 इधर माइनस है इधर गया तो प्लस, यानी 5y इज इक्वल टू 14 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 15। 5 इधर गुना है इधर आएगा तो बच्चों भागा हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 15/5। पंक्ति आई 15। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू जैसे ही 3 आ जाता है बच्चों, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग का हिसाब किताब बराबर होते चला जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा, इसको धो के समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 क्या कराया बच्चों, x इज इक्वल टू 3y माइनस 1/4। y के जगह पर 3 रख देंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 4। तितरी का 9 और 9 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, तितरी का 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तितरी का 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8/4। 4 दूना के 8, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो ये आप लोग का x और y का वैल्यू आ गया। इसी को कहते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। बच्चों अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बताइए बच्चों कैसा लग रहा है, जरा ये हमें बताइए तो। उसके बाद कर रहा है दिखाइए कि समीकरण इतना इतना के अपरिमित रूप से अनंत हल है। चलिए एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि 4x प्लस 6y बराबर 7 और 12x प्लस 18y बराबर 21 का अनंत मतलब क्या, अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। तो इसमें बस अनंत हल होने के लिए शर्त क्या होता है ये आप लोग थोड़ा सा समझेंगे बच्चों। देखिए बच्चों हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं।
दो चर वाले रैखिक समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक जिसका एक हल होता है, ठीक है, एक हल। और एक जिसका अनंत हल। और एक जिसका कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक हल, या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यूनिक सॉल्यूशन का हिंदी होता है बच्चों अद्वितीय हल। क्या होता है बच्चों? अद्वितीय हल। अनंत हल का होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। कोई हल नहीं का होता है बच्चों नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जानते हो क्या होता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका ऐसे होता है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। इसका कंडीशन होता है एक हल के लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। और अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है बच्चों। और कोई हल नहीं के लिए बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, ठीक है। तो एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इसको हम कहते हैं बच्चों अविरोधी समीकरण, ठीक है, अविरोधी समीकरण, ठीक है। हम लोग के हिंदी वाले में होते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं बच्चों आश्रित समीकरण, ठीक है। और ये होते हैं बच्चों विरोधी विरोधी समीकरण, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अविरोधी समीकरण को हम संगत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संगत। आश्रित समीकरण को भी हम लोग संगत कहते हैं। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? असंगत कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में लेकर चलेंगे बच्चों, ठीक है। ये आप लोग का असंगत हो जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर खींचा जाए तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है, यानी इंटरसेक्टेड होता है। इंटरसेक्टेड का हिंदी होता है बच्चों प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी आश्रित समीकरण के ग्राफ जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं बच्चों? ये आश्रित समीकरण के ग्राफ जो होते हैं ये संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती होते हैं, यानी ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड का हिंदी होता है बच्चों संपाती, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? विरोधी का जानते हो क्या होता है बच्चों? विरोधी का होता है बच्चों पैरेलल, समानांतर, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पैरेलल यानी समानांतर, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्टों का नया नया बंडल खुलेगा बच्चों, और आप लोग को मज़ा भी आएगा समझने में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों के मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार।
और आप लोगों को कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों कि इसको थोड़ा सा समझने में आप लोगों को दिक्कत हो, तो इसको थोड़ी सी समझने की आप लोग कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि मतलब दिया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दिए थे, फिर से एक बार कहिएगा तो हम दिखा देंगे। क्वेश्चन कर रहा है 4x प्लस 6y बराबर 7 और ये 12x प्लस 18y बराबर 21 के ये सिद्ध करना है कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4/12 कर देंगे, 6/18 कर देंगे, ठीक है, और 7/21 कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, 4 एकम 4, चरते हैं 12, 6 एकम 6, छतरी 18, 7 एकम 7, सतरी का 21, यानी इसमें 1/3 बराबर 1/3 1 बराबर 1/3 आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया है। तो बताइए, इसको हम कौन सा समीकरण कहेंगे बच्चों? इसको हम आश्रित समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण? आश्रित समीकरण। और आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं बच्चों? आश्रित समीकरण के अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है बच्चों, इसलिए ये इस समीकरण का अनंत हल होगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अनंत हल के कंडीशन के लिए तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। हाँ, एक हल के सॉल्यूशन के लिए किसी का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं के लिए बच्चों इसका दो का रेशियो बराबर होना चाहिए, तीसरा का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे बच्चों, तो पता चल जाएगा हम लोग का। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो हम आप लोग को फिर से एक बार समझा दें, मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करता है? तो विवेचक पर। चलिए हम बताते हैं विवेचक क्या होते हैं बच्चों। विवेचक आपका होता है बच्चों D बराबर कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो इसमें सबसे पहले D का मान निकाला जाता है। D बराबर b² माइनस 4ac। इसको हम कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट कहते हैं या इसको हम विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विवेचक, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक। और विवेचक के अनुसार अगर D ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे मूल वास्तविक वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा बच्चों, ठीक है। यानी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है बच्चों, एंड अनइक्वल, ठीक है। ये रूट्स आर रियल यानी अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको D बराबर 0 दे दे तो मूल वास्तविक हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे मूल वास्तविक तथा समान हो जाएंगे। मूल वास्तविक तथा क्या हो जाएंगे बच्चों? समान। और यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, इसका मान हो जाता है -b/2a, क्योंकि D का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। तो मूल वास्तविक तथा समान हो जाते हैं, यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और D लेस देन 0 होगा बच्चों, तो यहाँ पे मूल काल्पनिक हो जाएंगे, यानी D का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक संख्या, और 0 के बराबर यानी 0, और 0 से छोटा यानी ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो मूल क्या हो जाएगा बच्चों? काल्पनिक हो जाएगा, यानी रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। ये मूल काल्पनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में चलिए बच्चों हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन करते देखते हैं। यहाँ पे A का मान 4 है, B का मान 5 है, C का मान 3 है। सबसे पहले D बराबर आप लोग निकालिए बच्चों b² माइनस 4ac। तो D का मान हो जाएगा बच्चों
5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4, सी का मान 3 पचा 25, 4 का 16 सोलह 48, 25 में से 48 जाएगा बच्चों, तो आपका डी का मान माइनस में आ जाएगा बच्चों। 8 में से 5 जाएगा तो 3, -23 हो जाएगा, यानी डी लेस देन 0 हो जाएगा। और डी लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी यानी मूल काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रूट्स आर इमेजिनरी यानी मूल काल्पनिक हो जाएगा ये, क्योंकि डी का मान 0 से छोटा हो गया है, माइनस में आ गया है, तो मूल काल्पनिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्लास इतना ही पर हम ओवर करेंगे, क्योंकि हम पीडीएफ नहीं तैयार करके पहले से रखे थे और थोड़े चले गए थे बाहर बच्चों, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्लास में हम आपको लोग को पूरा इसका सॉल्यूशन करवाएंगे और मज़ा भी आएगा। तो आओगे ना अगले क्लास में पढ़ने के लिए बेटा जी आप लोग हैं? बोलिए आओगे? चलिए चलिए बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अच्छा लग रहा है जो पढ़ा रहे हैं हम हैं? बोलिए बच्चों। हम्म, चलिए अब देखिए जैसे जैसे समय पड़ेगा वैसे वैसे आप लोग का मैथमेटिक्स भी, अब ऑनलाइन क्लास भी आप लोग को अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास इतना ही पर हम ओवर कर देते हैं। संविधान 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 ये क्या संविधान रट रहा है जी तुम हैं?